हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से आपको पूरी की पूरी पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी की पूरी सब्जेक्ट की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है बारानी कृषि और जल समेट प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम लोगों को बारानी और शुष्क भूमि कृषि के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो मैंने सिलेबस को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, तो इसका बारानी कृषि और जल समेट प्रबंधन शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को बारानी शुष्क भूमि कृषि के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत भारत में बारानी कृषि का परिचय, बारानी कृषि का प्रकार, बारानी कृषि की समस्या एवं संभावनाएं, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रचलित मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां, सूखा ड्राट जिसे कहते हैं, परिचय उसका पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं और पौधों की भौतिक रूपात्मक विशेषताओं पर पानी की कमी का प्रभाव के बारे में चर्चा करनी है। फसल अनुकूलन, क्रॉप एडाप्टेशन, जल संचयन महत्व, इसकी तकनीकें, मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग, बारानी क्षेत्रों में फसलों का प्रबंधन, असामान्य मौसम की स्थिति के लिए आकस्मिक फसल योजना। और उसके बाद हम लोगों को वाटरशेड प्रबंधन की अवधारणा, जल समेट की अवधारणा जिसे कहते हैं, उद्देश्य, सिद्धांत एवं घटक, प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो दोस्तों, बारानी कृषि का परिचय, शुष्क भूमि ड्राई फार्मिंग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है अथवा शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है। वर्षा 750 mm से कम होती है। ठीक है, अथवा ये बारानी कृषि का परिभाषा है, कम जल एवं असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण कर या जल को इकट्ठा कर फसल उत्पादन तकनीक को इस प्रकार अपनाना जिससे फसलों की अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, बारानी कृषि कहलाती है। और 2 अनुसंधान केंद्र हैं इनके, एक है CRIDA केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसका जो होता है फुल फॉर्म सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद 1985 में स्थापित किया गया था। और सेकंड है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में 1959 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और सेकंड हेडिंग हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, ड्राईलैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि की खेती, उन स्थानों पर की जाने वाली खेती जहां वर्षा 750 mm से अधिक परंतु 1150 mm से कम होती है, उसे शुष्क भूमि खेती कहते हैं। यह खेती अर्ध शुष्क सेमी एरिड खेती की श्रेणी में आती है। ठीक है, वर्षाधीन खेती, रेनफेड एग्रीकल्चर या रेनफेड फार्मिंग ही होगा इसका। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक मतलब वार्षिक वर्षा खेती 1150 mm से अधिक होती है। वार्षिक वर्षा खेती 1150 mm से अधिक होती है, या तो साधारण से कह सकते हैं जहाँ पर 1150 mm से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में वर्षाधीन खेती की जाती है। ठीक है, यह आर्द्र ह्यूमिड जलवायु की खेती है। उपरोक्त 2 श्रेणियाँ शुष्क खेती और वर्षाधीन खेती, मतलब कि शुष्क खेती और वर्षाधीन खेती, शुष्क खेती एवं वर्षाधीन खेती शुष्क भूमि कृषि मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और फार्मिंग में अंतर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में अंतर होता है, ये आज आप लोग थोड़ा सा जानते रहिए। ठीक है, उसके बाद बारानी कृषि की समस्याएं एवं संभावनाएं के बारे में बात करनी है। तो जिसमें फर्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा वर्षा का अपर्याप्त तथा असमान वितरण, दूसरा वर्षा का देर से प्रारंभ होना और शीघ्र समाप्ति, तीसरा फसल के समय में अवर्षण अवधि, मतलब कि फसल के समय में जब वर्षा ना हो तो उसे अवर्षण कहते हैं। ठीक है, और मृदा की न्यून नमी धारण क्षमता, मिट्टी की न्यून उर्वरता, कृषकों की खराब आर्थिक दशा, शोध संस्थाओं का अपर्याप्त सहयोग, मतलब कि शोध संस्थाओं का अपर्याप्त सहयोग से मतलब होता है
कि जो संस्थानों द्वारा जो भी नई तकनीकें निकाली जाती हैं वो किसको तक मतलब पहुंच नहीं पाती हैं, उसे शोध संस्थाओं का अपर्याप्त सहयोग कहते हैं। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट, मृदा की खराब भौतिक और रासायनिक दशा। फिर सिंचाई सुविधा का अभाव, अनुपलब्धता, परिस्थिति अनुरूप उपयुक्त फसल प्रजातियों की अनुपलब्धता। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रचलित मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियाँ, इसको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत मैं बता दूं, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 1150 मतलब 1150 से 1500 mm या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ का तापमान 20 से 350 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। इस प्रकार की खेती में विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली, मटियार, दोमट मिट्टी आदि होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। मतलब होती है उन सिंचित क्षेत्रों में होती है भाई। तो उसके बाद सूखा पड़ना। सूखे के बारे में मैं बता दूं, जब किसी क्षेत्र में बोलते हैं ना सूखा पड़ गया, वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ, जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए मतलब सामान्य से कम हो जाती है, असामान्य हो जाती है, कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है, उसे सूखा कहते हैं। सूखा का अर्थ इसका संबंध जल वर्षा की कमी से है। सूखा एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप है। इसके बाद सूखे का प्रकार 5 प्रकार के होते हैं सूखे। पहला है मौसमी सूखा, दूसरा जलीय सूखा, तीसरा कृषि सूखा, चौथा सामाजिक आर्थिक सूखा और 5वां पारिस्थितिकी सूखा। तो मौसमी सूखा जो सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा यानी 25% ही उपलब्ध हो पाती है, उसे मौसमी सूखा कहते हैं। जलीय सूखा वर्षा 12% तथा जल समेत प्रबंधन ना हो पाना। तीसरा कृषि सूखा, खेतों तक पानी को दीर्घकाल तक पहुँचाना ना पाए, मतलब नहीं पहुँचा पाना। सामाजिक आर्थिक सूखा, सूखे के कारण धन अभाव के कारण भूखमरी और किसान आत्महत्या करने लगता है, उसे सामाजिक एवं आर्थिक सूखा कहते हैं। पारिस्थितिकी सूखा, यदि किसी क्षेत्र में दीर्घ अवधि तक शुष्क दशाएं तथा वर्षा ना हो तो उसे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक वनस्पति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद पौधों की भौतिक रूपात्मक विशेषताओं पर पानी की कमी का प्रभाव पड़ना था। तो इसका जो होता है, अधिक पानी होने पर वाष्पोत्सर्जन के अधिक होने पर पौधे स्टोमेटा खोल देते हैं। स्टोमेटा मतलब जो होता है वो रंध्र होता है, ठीक है। पौधे रंध्र को और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होने पर स्टोमेटा बंद कर देते हैं, ठीक है। दैहिकी अनुकूलन के दृष्टिकोण से उपयुक्त होते हैं। और दूसरा है इसमें पॉइंट, अत्यधिक पानी की कमी होने के कारण पौधों की वाष्पोत्सर्जन को कम करते हुए जल अवशोषण को बढ़ाने के सतत क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। और तीसरा, पानी की कमी से पौधों की भौतिक रूपात्मक विशेषताओं पर प्रभाव वाष्पोत्सर्जन पर पड़ता है, ये इसका मेन प्रभाव होता है, ठीक है। और फसल अनुकूलन, क्रॉप एडेप्टेशन, तो फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा एक विशेष परिवेश अथवा वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को अनुकूलन, एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन, महत्व एवं इसकी तकनीकें। तो वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को जल संचयन कहा जाता है। इस तकनीक में घरों की छतों, स्थानीय संस्थाओं छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से इकट्ठा किया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें जो होता है महत्व में, पहली तकनीक में पानी को गड्ढों में पानी पीने के लिए प्रयोग के लिए इकट्ठा किया जाता है, और दूसरी तक सिंचाई के उद्देश्य से एवं दैनिक कार्यों के लिए पक्के गड्ढे सीमेंट एवं ईंट से बनाया जाता है तथा इन गड्ढों में पाइप द्वारा छत की नालियों और टोटियों से जोड़कर पानी को गड्ढे में एकत्रित कर लिया जाता है। महत्व, इसका महत्व जो है, जल संचयन से एकत्रित जल को आवश्यकता अनुसार कृषि कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग की एक और परिभाषा है, जिसे वो भी इसी प्रकार, कृषि मतलब वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल को जो भूमि में बहने लगते हैं उसे एकत्रित करना और एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसल उत्पादन के उपयोग में लेना,
वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। सेकंड हम लोगों को पढ़ना था उसमें सिलेबस में मिट्टी एवं फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग। तो FIM का उपयोग सतह मिट्टी परत में नमक के संचय को कम करने में मदद करता है। अपशिष्ट जल का अधिकतम 1.2 ID तक निपटारा किया जा सकता है। मैरीगोल्ड में CPE तखम मलंगा को अपशिष्ट उपयोग के लिए एक उपयुक्त फसल मिली। तखम मलंगा, मैरीगोल्ड और नींबू घास की खेती में भूजल के साथ गंदे पानी की सफलतापूर्वक उपयोग की जा सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग के पश्चात फसलों में उनकी आवश्यकता के अनुसार जल की पूर्ति करना पानी का कुशल उपयोग होगा। और सेकंड हम लोगों को पढ़ना था बारानी क्षेत्रों में फसलों का प्रबंधन। तो निम्न प्रकार से होता है। बारानी क्षेत्रों में फसलों का प्रबंधन निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट है खेत की तैयारी, दूसरा ढाल की विपरीत जुताई, तीसरा जीवाणु खाद का उपयोग, चौथा शीघ्र पकने वाली फसल व प्रजाति का चयन, चौथा उसके बाद पाँचवां सही समय पर बुआई, छठवां बुआई की विधि, सातवां पौधों की संख्या, फिर आठवां मिश्रित फसलें, खरपतवार का नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, फिर पौध संरक्षण। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था विषम मौसम की स्थिति के लिए आकस्मिक फसल योजना। ज़्यादा बीज की व्यवस्था करना, आकस्मिक योजना बनाना, फसल में बदलाव करना, कम पानी की ज़रूरत वाली फसलों का चयन करना, सिंचाई कार्यक्रम में बदलाव आदि कर सकते हैं। इसके अलावा रोपाई के समय में देरी की जा सकती है। छोटे पौधों की व्यवस्था की जा सकती है। देर से रोपाई होने वाली पौधों की किस्मों को लगाया जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटर मतलब जल प्रबंधन, ठीक है। तो जल समेट प्रबंधन यह एक जियो हाइड्रोलिक, ठीक है, जियो हाइड्रोलिक प्रक्रिया है। जल समेट प्रबंधन एक जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया है। भूमि का वह ऐसा क्षेत्र जिसके वर्षा जल बहाव को एकत्रित कर एक बिंदु से निकालकर नदी आदि में छोड़ा जाता है। वाटरशेड के प्रकार, ठीक है, वाटरशेड के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट आएगा मैक्रो जो 50,000 हेक्टेयर तक होता है, और सेकंड सब मैक्रो, तीसरा मिली, चौथा माइक्रो और पांचवा मिनी। उसके बाद उद्देश्य, जल समेट के उद्देश्य। जल समेट प्रबंधन से जलागम में त्वरित अत्यधिक भूक्षरण से रोकथाम, विश्वसनीय एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, बाढ़ एवं सूखे का नियंत्रण, फसल चारा, ईंधन, फल आदि की लगातार पूर्ति, विशेष समस्याओं जैसे भूस्खलन, खनिज क्षेत्र, नदी नाला कटाव आदि का नियंत्रण, वन्यजीव नियंत्रण, कटाव नियंत्रण एंड प्रदूषण नियंत्रण। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था वाटर से प्रबंधन कार्यक्रमों के घटक। तो इसका जो घटक है मिट्टी और जल संरक्षण है, वृक्षारोपण, कृषि संबंधी अभ्यास, पशुधन प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्थागत विकास। फिर इसके बाद हम लोगों को जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करनी थी। तो उपलब्ध मृदा, जल, वायु, ताप तथा मृदा विलयन की सांद्रता, ये जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा, जल, वायु, मृदा ताप तथा मृदा विलयन की सांद्रता के अतिरिक्त आपको जो भी जवाब मालूम हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। BSc एग्रीकल्चर प्रिपरेशन बाय अनुराग रावत को सब्सक्राइब ज़रूर करें।